हेलो स्टडियर, आज हम देखेंगे पाठ बचपन, जिसको लिखा है कृष्णा सोबती जी ने। कृष्णा सोबती जी का जन्म 1925 गुजरात में हुआ था। उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं, जैसे कि डाक से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, यारों के यार और प्रसिद्ध उपन्यास है जिंदगी नामा। उन्होंने बचपन पाठ को संस्मरण विधा में लिखा है। संस्मरण का अर्थ होता है लेखक अपनी कोई घटना, पुरानी घटना को याद करके हमें यानी कि पाठकों को बताता है। ये लेखन की एक विधा होती है, संस्मरण विधा। अब उन्होंने इस पाठ बचपन में अपने बचपन के विषय में हमें बताया है। अब शुरू करते हैं पाठ। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, तुम्हारी बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। हमें लेखिका बताती हैं कि हम बच्चों से वो कितनी बड़ी हैं, कि आप उनको दादी बोल सकते हैं, नानी बोल सकते हैं, बड़ी बुआ या बड़ी मौसी भी बोल सकते हैं। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। उनके परिवार में लेखिका को लोग जीजी करके पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। लेखिका उम्र में अपने आप को सयाना यानी कि बड़ा महसूस करने लगी हैं। शायद इसलिए करने लगी हैं क्योंकि वे पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समय। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। ये सब लेखिका पहले पहनती थी, रंग बिरंगे कपड़े, लेकिन अब उनको कुछ ऐसा रंग बिरंगे कपड़े पहनने का मन ही नहीं करता। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। आपने भी देखा होगा कि आपके घर में दादी होगी, बड़ी मौसी होगी, तो वो लोग ज़्यादातर लाइट कपड़ा पहनना पसंद करते हैं और रंग बिरंगे कपड़ा उनको अच्छा नहीं लगता उम्र बढ़ने के साथ ही, क्योंकि उनके शरीर में कई तरह की परेशानी आ जाती है, जिसके कारण उन्हें हल्का और हल्के रंग का कपड़ा ही पसंद आता है। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। अब ऐसा नहीं है कि लेखिका ने ये तरह तरह की पोशाकें नहीं पहनी, पहनी हैं, जैसे कि जो हम पहनते हैं, फ्रॉक, निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ती, ये सब उन्होंने पहना है। पर अब उनका ये सब पहनने का मन नहीं करता, क्योंकि उन्होंने पहले ही पाठ में बताया कि अब उनको उम्र में सयाना महसूस हो रहा है। बचपन में कुछ फ्रॉक तो बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। मतलब कुछ कुछ ऐसे फ्रॉक होते हैं ना, जो कि हमको बहुत अच्छे लगते हैं और हमको बहुत टाइम तक याद हो जाते हैं। वैसे लेखिका के पास भी ऐसे फ्रॉक थे जो उनको अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, एक फ्रॉक है जो कि हल्की नीली और पीली धारी वाला था। दूसरा है गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, ये वाला। तीसरा है हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरेदार फ्रॉक। ये तीसरा है। देखिए, 3 कपड़े हमको पता चल गए कि लेखिका ने कौन कौन सा पहना है और उनको कौन कौन सा फ्रॉक बहुत पसंद था, है ना। नीचे गुलाबी रंग का फ्रिल, फ्रिल मतलब झालर जो होता है ना, उसको बोलते हैं फ्रिल। ये चौथा। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल वालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। चलन मतलब होता है रिवाज, ऐसा रिवाज है हमारे यहाँ, ऐसा चलन है, वैसा, ठीक है। तो उन दिनों कैसा चलन था कि रुमाल जो रहता था उसको ऊपर वाली जेब में रखा जाता था फ्रॉक की। लेमन कॉलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसमें नीचे फर टकी थी। टकी थी मतलब सिला हुआ था नीचे, है ना। ये हो गया उनका पांचवा। 2 ट्यूनिक भी याद है उनको, 2 ट्यूनिक भी याद है। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, मतलब प्याज का जो कलर रहता है ना, वैसी। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। स्टॉकिंग मतलब छोटे मोजे होता है और मोजे मतलब जो बड़े लेंथ के मोजे होते हैं ना, वो। और स्टॉकिंग मतलब छोटे लेंथ के मोजे। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। देखिए, लेखिका के घर में ऐसा था कि ऐसा नहीं कि वो अपने मम्मी को दे देती थी धोने के लिए, उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। उनके घर का ये रिवाज था। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, यहाँ तक कि नौकर और नौकरानी को भी वो मोजे धोने नहीं दिए जा सकते थे।
इसकी सख्त मनाही थी। सख्त मतलब होता है कठोरता से, और मनाही मतलब अनुमति ना होना। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। अब इतवार संडे के दिन वे सब बच्चे मतलब उनके सब भाई बहन क्या करते थे, मोजे ही धोते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। देखिए, उनके बचपन से आदत है कि वो अपने मोजे और जूते खुद साफ करते थे, तो उनकी आज भी ये आदत है। कितनी अच्छी आदत है ना। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से ज़्यादा आरामदेह हैं। अब नए नए तरीके के शूज़ आ गए हैं, जूते आ गए हैं। पहले एक दो प्रकार के ही आते थे उनके टाइम में, जो कि अब के जो जूते हैं वो आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते तो उसके साथ छालों का इलाज भी शुरू हो जाता। मतलब कि अ, बोलता है ना, जूते या चप्पल ने काट दिया, वो मतलब छाले हो जाते हैं उसमें, इसलिए बोलते हैं ऐसे फफोले छाले, मतलब फफोले हो जाते हैं ना। तो नए जब जूते उते या चप्पल मिलते थे तो उनके पैर में छाले भी हो जाते थे। मतलब जब वो चलते थे उसको पहन के तो घर्षण ज़्यादा होता था। ठीक है। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। मतलब वो जब भी लंबे सफ़र में कहीं ट्रैवल करने जाते थे तो वो रुई रखते थे, ताकि जहाँ पे उनका पैर छिल रहा है जूते से तो वहाँ पे रुई लगा लेते थे, रुई डाल देते थे। मतलब जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, ठीक है, मोजे के अंदर भी वो डाल देते थे। मतलब मोजा पहन रहे हैं फिर भी जो जूता था वो काट देता था, मतलब छाले हो जाते थे। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क है। फ़र्क मतलब अंतर। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। शनिचर मतलब शनिवार को, और उन्हें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। उनके घर का ये नियम था। और इनको बहुत वो लगता था, उल्टियाँ होती थी, मतलब उल्टी आने लगती थी ये कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल को देख के। पर उनको पीना पड़ता था क्योंकि उनके उसकी गंध बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती, ऐसा लेखिका को लगता है। पर क्या करें, अब उनके बचपन में बोला गया था कि पियो तो पीना पड़ता था। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। दिलचस्पियां, रुचियां। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामाफोन थे, रेडियो टेलीविजन नहीं थे, ग्रामाफोन बस थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। उनके बचपन में कुल्फी मिलती थी, अब आइसक्रीम हो गई है। वो कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। ये अंतर हो गया उनके बचपन और हमारे बचपन में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वैगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और मॉल आ जाता है ना। मॉल पर थे मतलब वो कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावने लगती। लेखिका और उनके भाई बहनों को हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट होती। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड में रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेकर खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी भर जाता है, मतलब मुंह में पानी भर आए। इसका एक ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है कि लालच आना। चेस्टनट एक और गजब की चीज है। आग पर भुने जाते और फिर छिलकी उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, ये सब वो अपने बचपन की
जो जो चीज़ें मिलती थी उनके बचपन में वो सब बता रही है। हाँ, चने ज़ोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों में बनाई हुई पुड़िया में निरा निरा मतलब केवल हाथ का कमाल, नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर में इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच आए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना होता था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, ये आपने भी सुना होगा। यह गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे के को आता था। मतलब जैसे कि कुछ अच्छा गाना रिलीज होता है ना, वो बहुत पॉपुलर हो जाता है तो कैसे सब बच्चे गाते हैं, वैसा उस समय उनके टाइम में ये वाला गाना रिलीज हुआ था और वो बहुत पॉपुलर था, तो हर बच्चे गाते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला भुरकवाते, मतलब छिड़काना। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार रहती। मतलब एक चना पापड़ी अपने मुंह में डालते थे और एक कदम बढ़ाते थे। इस तरह वह पूरा गिरजा मैदान घूम लेते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, जैसे कि घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल जाता है। जो शिमला में बच्चे लेखिका के टाइम में पैदा हुए थे, लेखिका के टाइम के हैं, उनको यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर समझते हैं, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े हष्ट पुष्ट यानी ताकतवर और खूबसूरत थे। उनकी बात फिर कभी करते हैं, ऐसा लेखिका हमको बोलती हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने एक खाजू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं, ऐसा उनको आभास होता जब चर्च की घंटी बजती। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक यानी कि सुंदरता और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट भी भीड़ से उभरता कोलाहल। मतलब लेखिका बता रही है कि सूर्यास्त होता था तो कैसा दिखता था शिमला का पूरा वातावरण, और धीरे धीरे बत्तियां टिमटिमाने लगती थी, लाइट जल जाते थे, मॉल वॉल भी लाइट अपना जला देते थे तो वो भी चमकने लगते थे। और एक जगह था जैसे कि कुछ गार्डन वार्डन होता है वैसा कुछ जगह था ये स्कैंडल पॉइंट। वहाँ पे लोग क्या करते थे, शाम होते ही आना शुरू कर देते थे तो वहाँ पे कोलाहल हो जाता था, भीड़ हो जाता था। सर्वर कुछ सरोवर है ये, ठीक है, स्कैंडल पॉइंट। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कॉलर ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा। थोड़ा ये वो दुकान के सामने वाला ये पॉइंट के सामने वाले दुकान का वर्णन हो रहा है, ठीक है। फिर थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें, मतलब जैसे कि मॉडल हुआ करता था ट्रेन का वहां पे। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी जो उन्होंने ट्रेन का बताया ना, वैसी गाड़ी तेज रफ्तार वाली थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने मिल जाते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो वह गायब। मतलब इतना तेज वो उड़ता था उस समय हवाई जहाज, ऐसा बच्चों को लगता था। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान जो भी यहाँ पे वर्णन किया उसका है ना, के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। ये पहली दुकान है जो उनको कभी नहीं भूलती, गाड़ी के मॉडल वाली। और दूसरी बताती हैं वो कि यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे, क्यों? क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश राज चल रहा था। मॉडल मतलब होता है नमूना, है ना। शुरू शुरू में चश्मा यानी कि ऐनक लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की
और देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में है ना, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसके जिम्मेदार हूँ, मतलब, है ना। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी, तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। मतलब कि जब आपको चश्मा लग जाता है छोटे टाइम में, तो लोग पूछते हैं ना कि क्या कमी हो गई आपको, क्या विटामिन की, अच्छे से खाया पिया करो। और फिर आपके जो फ्रेंड्स रहते हैं वो भी चिढ़ाने लगते हैं। तो यही लेखिका के साथ भी हो रहा था, और उनके चचेरे भाई उनको चिढ़ाते थे, क्या कहकर, आंख पर चश्मा लगाया ताकि तुझे दूर की आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, ऐसा कुछ कुछ बोल के वो चिढ़ाता था। मैं खींची खींची, मतलब चिढ़ना, कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा ना लगा। जब यह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, देखती रही। अब वो लेखिका दर्पण के सामने, आईने के सामने जाके देख रही है कि क्या सच में जैसा बोल रहा था चचेरा भाई मेरा, वैसे ही दिख रही हूँ मैं। अब वो आईने के सामने खड़े होके सोच रही है, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, कैसा लग रहा है उनको, उनका सूरत वैसा, वो सोच रही हैं और यहाँ लिख रही हैं। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी लगा उनको। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। अब उनकी आदत हो गई है, तो अब वो चेहरा से अगर चश्मा उतारती है तो उनको खाली खाली सा लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जामा कई रंगों की जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों, कहाँ ओढ़न, कहाँ सहज सहर सुभ सुभिते, मतलब सुविधाजनक वाली हिमाचली टोपियां। अब वो उनको टोपियों का शौक हो गया है। और क्योंकि वो संस्मरण विधा में अपने पुराने टाइम को याद करके लिख रही हैं, तो हमको बताती है कि वो जब ये लिख रही हैं तो उनको याद आ रहा है कि उनके पास टोपी थी, काली फ्रेम का चश्मा था और वो लंगूर की सूरत थी। धन्यवाद।